living world. There are many kinds of plants and animals around us. Also, there are so many things, just like a table, fan, refrigerator, cooler, washing machine, etc. etc. All these things are also found around us. So, all these things can be classified in living things and नॉन लिविंग थिंग्स. इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. द टर्म लिविंग थिंग्स रेफर टू थिंग्स दैट आर नाउ और वंस वेयर अलाइव. लिविंग थिंग किसे कहते हैं हम? लिविंग थिंग वो सारी थिंग्स है जो अभी या पहले जीवित थे. ऐसे सभी चीज़ों को हम लिविंग थिंग कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो जीवित था डायनासोर, मैमथ, वो भी लिविंग थिंग हम कंसिडर करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स इज़ एनीथिंग दैट वाज नेवर अलाइव. जो कभी जिंदा नहीं थे आज या इसके पहले भी, उसको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. सो the surrounding about us can be classified into living and non-living things. So in this chapter we are going to learn about the living world. In order for something to be classified as living, it must grow and develop, use energy, reproduce, be made of cells, respond to its environment and adapt. किसी भी चीज़ को लिविंग होने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें उसके अंदर होना ज़रूरी है. जैसे कि ज़रूरी क्या होना चाहिए? इट मस्ट ग्रो, वो छोटे से बड़ा होना ज़रूरी है, और ख़ुद में डेवलपमेंट लाना ज़रूरी है. उसने यूज़ ऑफ एनर्जी करना ज़रूरी है. अपने जैसे रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देना ज़रूरी है, और उसकी बॉडी सेल से होना ज़रूरी है. जो जीव जिस इन्वायरमेंट में होता है उसको रेस्पॉन्स करना और वहाँ पर अडॉप्ट करना, यानी समायोजित होना उस इन्वायरमेंट में, वो भी ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें जब उस थिंग में हमें दिखाई देती है, तब हम जाके उस थिंग को लिविंग थिंग कहते हैं. क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? इट मस्ट ग्रो, इट मस्ट डेवलप, इट शुड यूज़ एनर्जी, इट मस्ट रिप्रोड्यूस like the offspring or like the thing itself. Its body must be made up of cells. It must respond to its environment and it should be adapt in that environment. ये सभी चीज़ें होने के बाद हम उस थिंग को लिविंग थिंग कहते हैं. There are many kinds of plants and animals around us. They show some similarities and some differences. Such features are said to be characteristics of living things. अब living thing किसे कहते हैं हमने देख लिया. अब ये सारे living thing में कुछ similarities और कुछ differences हमें नज़र आते हैं. जो भी plants और animals हमारे around दिखाई देते हैं, वो सभी प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं. वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो कि हर एक प्लांट और एनिमल्स में नज़र आते हैं, ये उनके कुछ फीचर्स हैं, और इसी फीचर्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें एक एक से पढ़ना है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं?
जब हम एक एक से पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज ग्रोथ। सो व्हाट इज ग्रोथ? When you think about the growth of living thing occurs in plant and it occurs in animal also. When a baby grows up to become an adult person, woman or man, during the period of its growth, the baby gains in height, weight and strength. जब बेबी बढ़ता है एक एडल्ट पर्सन, औरत या मर्द में, आदमी में, तो इस ड्यूरिंग पीरियड में यानी उसके ग्रोथ के पीरियड में उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। वो बदलाव उसके हाइट के, उसके वेट के और उसके ताकत के हिसाब से आते हैं। उसी तरह से एनिमल्स ग्रो होते हैं, यानी एनिमल्स का भी चेंजेस उसी तरह से होता है जिस तरह से एक छोटे से इंसान का ग्रोथ में होता है। दरअसल इंसान की ग्रोथ के लिए 18 to 20 ईयर्स लगते हैं, यानी इंसान के ग्रोथ का पीरियड एक सर्टन लेवल है, यानी आफ्टर 21 ईयर्स उसके हाइट में किसी भी तरह का बदलाव नज़र नहीं आएगा। ये इंसान के ग्रोथ के अंदर हमें दिखाई देता है। दैट मीन्स व्हेन बेबी ग्रोज अप in adult person or woman or a man, during this period its height, weight and strength, इसमें चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, कुछ बेबी गेन करता है और इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। इस पिक्चर में हमें दिखाई देगा कि बेबी किस तरह से ग्रो हो रहा है। जिस तरह से इंसान के अंदर बदलाव होते हैं उसी तरह से द यंग वंस ऑफ हेन्स, काउ, हॉर्स, लायन, डॉग एंड अदर बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स also grow into adult. यहाँ पर दिखाई देगा कि एक बटरफ्लाई किस तरह से अपनी पूरे लाइफ में उसकी ग्रोथ होती है। एक से लार्वा, लार्वा से पूपा, पूपा से एक एडल्ट बटरफ्लाई किस तरह से बनता है। डक, एक से एक मैच्योर एडल्ट डक किस तरह से बनता है। hen, egg, chicken and then after adult hen. Cow, horse, a cub of lion changes into adult lion during its growth. In plants, it is mainly the width of height of stem, that grows. यानी प्लांट में width and height of stem इसके अंदर बदलाव आता है. As they grow, some plants develop branches while other do not. प्लांट में जो बदलाव आता है वो है उसके विड्थ और हाइट के हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उसके ब्रांचेस को डेवलप करते हैं, ना कि अदर बॉडी पार्ट्स को.
प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स में किसी भी तरह के बदलाव नहीं आते। फॉर एग्जांपल एक बनियान ट्री लो जिसके ब्रांचेस बहुत सारे बढ़ते हैं, और फॉर एग्जांपल एक क्रीपर लो जिसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती है, वो सपोर्ट के सहारे बढ़ता है, लेकिन छोटे से बड़ा ज़रूर होता है। ये बदलाव उसके अंदर हमें नज़र आते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, अ सीड of a plant, how it develops into a adult plant or a complete plant. Here you can observe the development or the growth in the coconut tree. Through all living things, we observe the growth characteristics. फिर भी, though all living things grow, animals grow only for a certain period. The plant, on the other hand, grow as long as they live. जब तक वो प्लांट जीवित है तब तक उसके अंदर ये ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा। लेकिन एनिमल्स के लिए, फॉर एनिमल्स देयर इज सर्टन पीरियड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए एनिमल्स में सिर्फ एक सर्टन पीरियड डिसाइड है और उसी सर्टन पीरियड में उसकी ग्रोथ होती है। The growth of living things occurs from within the body, which means that growth occurs in all parts of body. Animals के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो भी ग्रोथ हमें नज़र आती है, जो भी ग्रोथ हमें दिखाई देती है, वो सभी ग्रोथ उसके बॉडी के अंदर से होती है। इट ऑकर्स फ्रॉम विद इन द बॉडी। इसका मतलब कि ग्रोथ बॉडी के हर एक पार्ट में होती है। ओनली ब्रांचेस बढ़ते हैं, स्टेम ऐसे ही रहता है, ये कभी नहीं हो सकता। ओनली लीव्स बढ़ते हैं, ब्रांचेस उतने ही होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और एनिमल्स में ओनली बॉडी का एक सर्टन पार्ट बढ़ता है, बाकी सारे वैसे ही रहते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। यानी ग्रोथ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक बॉडी के हर एक पार्ट में हमें नज़र आता है। लेकिन इस ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी है वो है फूड। और ये फूड लिविंग थिंग किस तरह से लेते हैं, लेट अस सी। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट प्रोड्यूस food from water, nutrients in the soil, and carbon dioxide present in air. This process takes place in the leaves of plant. अब प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं और ये प्रोसेस करने के लिए वो किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? वाटर फ्रॉम द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स इट इज़ आल्सो टेकन फ्रॉम द सॉइल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन एयर। और ये सारी प्रोसेस प्लांट के लीव्स में होती है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो हमें दिखाई देता है कि सनलाइट, और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होती है वो है क्लोरोफिल। वो है क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स के लीव्स में होती है। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लीव्स, द प्लांट्स लीव्स अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर। अब ये जो प्रोसेस with the help of sunlight
and chlorophyll molecule present in the leaves of plant कंप्लीट होती है, ये प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज known as photosynthesis. When plant produces its own food with the help of sunlight and carbon dioxide present in air, and it takes water and nutrients from the soil with the help of roots, the plant produces its own food and it gives out the oxygen. During this process, the plant gives out oxygen. वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. यानी एनिमल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है ऑक्सीजन, उसको यानी वो हमें प्लांट से मिलता है. इस पिक्चर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दिखाया दिया है. फोटोसिंथेसिस चार्ट. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट the plant prepare their own food. With the help of chlorophyll molecule present in the leaves, the plant prepare their own food and gives out oxygen, and it store the food in the form of sugar. Means जो भी fruits हम यूज़ करते हैं वो भी एक प्लांट का फूड है. द एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल. एनिमल्स के अंदर किसी भी तरह का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है. दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे सर्च फॉर फूड. एनिमल्स सच एज गोट, शीप, हॉर्स ईट ग्रास, while wild animals such as tiger and lions meet their need for food by hunting other animals which live on plants. एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. दूसरे एनिमल्स जैसे कि गोट, शीप, हॉर्स वो ग्रास खाते हैं, और कुछ एनिमल्स जो कि वाइल्ड है जो इनको खा के अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. इस पिक्चर में कौन क्या खाता है इसको शॉर्टली दिखाई दिया है. अ फूड वेब. इन दिस पिक्चर वी कैन फाइंड हियर द प्रोड्यूसर्स एज ग्रास, ट्रीज एंड shrubs which prepare their own food by themselves, and the animals which depends upon this food or the producer food are giraffe, elephant, zebra, etc., goat, cow. These are the primary predators, and these primary predators, when it is hunted by some animals just like lion and cheetahs, which are called as secondary predators, and the animals which who eats these secondary predators, they are called as tertiary predators. जो इनको भी खाते हैं उसको हम टर्शियरी प्रीडिएटर्स कहते हैं, जो कि वल्चर और हाइना. The intake of food and the resultant growth is an important characteristics of
लिविंग थिंग। यानी फूड अपने अंदर लेना और अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल करना, यानी अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए एडप्ट करना, ये एक लिविंग थिंग का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ living thing is respiration. So what is respiration? Respiration, it is also a process in which living thing needs oxygen in order to live. Inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide form in the body due to the use of oxygen is called respiration. जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस होता है? बॉडी के अंदर। जब हम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं तब बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन का यूटिलाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो बॉडी के बाहर फेंका जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कैरीड बाय ईच लिविंग थिंग। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस etc. have specific organs for respiration. On the other hand, the plant respire by means of microscopic pores on their stem and leaves, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके सहारे रेस्पिरेशन करते हैं। और कुछ एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन डेवलप होते हैं, जैसे कि फिश है जो कि गिल्स, स्नेक है नॉस्ट्राइल्स। इस तरह के ऑर्गन्स उसके अंदर डेवलप होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस किसी माइक्रोस्कोपिक पोर्स के थ्रू होता है जो कि उसके स्टेम्स और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये प्लांट्स का रेस्पिरेशन इस पिक्चर में दिखाई दिया है। अब इस पिक्चर में रेस्पिरेशन के साथ फोटोसिंथेसिस दिखाई दिया है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड sunlight, the plant prepare their own food and gives out oxygen and glucose in daytime. Daytime में इस तरह का फोटोसिंथेसिस होता है और उसी फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन व्हाट हैपन्स इन नाइट टाइम? एट नाइट the plant gives out carbon dioxide and it takes oxygen. नाइट में थोड़ा चेंज होता है प्लांट के रेस्पिरेशन में। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड इट एक्सेल्स द कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट के लीव्स के ऊपर हमें दिखाई देगा कि कुछ ड्यूज हमें ऑब्जर्व होते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर उसके ऊपर दिखाई देते हैं। ये प्लांट्स के रेस्पिरेशन में हमें नज़र आता है। एनिमल्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। दरअसल ये मेन चेंज रेस्पिरेशन में प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हमें ऑब्जर्व होता है।
ह्यूमंस हाउ दे रेस्पायर, ये है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम. लंग्स, इट स्टार्ट फ्रॉम नोज, throat cavity, larynx, trachea, and main the respiratory organ, that is lungs. एनिमल्स, तरह तरह के एनिमल्स हैं. ब्रीदिंग ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर के बुक लंग्स होते हैं, चिकन्स के लंग्स होते हैं. स्पंज, sponge it also breathe with the help of sponge. Fish also respire with the help of gills. And caterpillar, it also respires with the help of spiracles. This was all about the respiration. Now next one characteristics is excretion. What is excretion? The waste substances are formed during the many processes that take place in the body of animals. These are called excreta or the extract, and the process of eliminating them from the body is called excretion. excretion एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में बॉडी के अंदर ढेर सारे प्रोसेसेस जो होते हैं, उस प्रोसेसेस में बॉडी जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर फेंकना ज़रूरी होता है. और ये बॉडी के बाहर फेंकने की जो प्रोसेस है, एलिमिनेटिंग द एक्सक्रिएटा और द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी is called as excretion. इसको हम excretion कहते हैं. And this excretion is carried by each and every living organism. Animals have specific organs for excretion. Plants too. जिस तरह से एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, उसी तरह से प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है. फॉर एग्जांपल, सम प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन स्पेसिफिक सीजन. वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स. कुछ प्लांट्स अपने लीव्स शेड करते किसी स्पेसिफिक सीज़न में. इसके साथ ही साथ जो भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंसेस उस लीव्स में स्टोर होता है, वो भी उसके साथ निकल जाते हैं. तो ये एक वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी के बाहर फेंकने की जो प्रोसेस है, उसका जो ऑर्गन है उस प्लांट के लिए वो होता है लीव्स. इस तरह से बॉडी या प्लांट में एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं. द वेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स. द वेस्ट सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग मेनी प्रोसेसेस. बॉडी के अंदर जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, वो वेस्ट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्रिएटा, एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. द एनिमल्स हैव द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रिएशन. एनिमल्स के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है एक्सक्रिएशन के लिए. द प्लांट्स टू एक्सक्रिएट. जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा है कि प्लांट भी अपने वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर फेंकती है, जिस तरह की हमने लीव्स का एग्जांपल लिया था. यानी
एक्सक्रीटरी ऑर्गन लीव्स किस तरह से होता है, जो कि किसी एक सर्टन स्पेसिफिक सीजन में प्लांट लीव्स को शेड करते हैं। तो ये लीव्स हो गया उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। Yes, in this picture you can find here the droplets of water, which is a excreta for this plant, यानी वेस्ट मटेरियल है प्लांट के लिए ये। अब yes, all this process of respiration or excretion, it is carried through the stomata. Yes, गम जिसे हम किसी भी प्लांट के स्टेम से गेन करते हैं, ये भी एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। रबर प्लांट से जो भी रबर मिलता है, जो भी वाइट सब्सटेंस मिलता है, ये वाइट सब्सटेंस भी उस प्लांट का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। अब कौन सा एनिमल क्या एक्सक्रिएट करता है, इस पिक्चर में हमें दिखाई देगा। The mammals, most amphibians, excrete urea. Most of the aquatic animals, including many fish, they excrete ammonia. And the birds, insect, many reptiles, they excrete uric acid. यानी अमाइनो ग्रुप्स एक्सक्रिएट करने वाले एनिमल्स, यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करने वाले एनिमल्स इस धरती पर हमें नज़र आते हैं। व्हाट हैपन्स इमीडिएटली व्हेन वी फॉलो और व्हेन वी go through certain action? For example, अचानक से हमारे आईज पर एक हाई इंटेंसिटी का लाइट फ्लैश हो गया, किसी ने पिन प्रिक हमारे हाथ पर किए, जब हमने किसी मिमोसा प्लांट को टच किया तो क्या होता है? अचानक से जब हमारे आँखों पर रोशनी आती है तो हम हमारे आँखें बंद कर देते हैं। कोई हमें पिन करता है तो हम हाथ बाजू में लेते हैं, और जब हम किसी भी मिमोसा प्लांट को टच करते हैं तो उसके लीव्स अचानक से बंद हो जाते हैं। व्हाट इज दिस? This is also a characteristics of living things. So all these living things which carry certain characteristics, and when it responds to a certain action, this is a characteristics and it is known as a responsiveness to stimuli. Whatever the examples I have mentioned before, it is the stimulus and what is the response? जब कोई हमको पिन करता है वो है स्टिमुलस, और जब हम हमारा हाथ बाजू में लेते हैं तो वह है हमारा रेस्पॉन्स। What is the main difference between the movements of plants and animals? अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी मूवमेंट होती है प्लांट्स और एनिमल के अंदर, उसमें हमें कोई डिफरेंस नज़र आता है। और ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंसेस को हम भी एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और जिसको हम नाम दिए हैं रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। इट इज़
a responsiveness to stimuli and movement. So let us see these characteristics: responsiveness to stimuli and movement. The movement of the change taking place in a living thing at such a time is their response to a stimulus. An event that occurs in surrounding is a stimulus. The ability of living things to respond to a stimulus is called the responsiveness to stimuli, जिसको हम responsiveness to stimuli कहते हैं. Movement or the change taking place in the living thing at such a time is their response to stimuli. जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि जब हमें कोई पिन करता है तब वो पिन करना इट वाज अ स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस की वजह से हम जब अपना हाथ बाजू में लेते हैं, दैट इज नथिंग बट अ रेस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस. इट इज नथिंग बट द रेस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस. अब ये इवेंट जब सराउंडिंग में ऑकर्स होता है, सो वट एवर द स्टिमुलस इट इज गिवन, the animals or living things responds to its stimulus. और यही ability of living things which responds to the given stimulus is nothing but the responsiveness to stimuli. The mimosa potted plant closes its leaves as we touch it. एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है. जब मिमोसा प्लांट को हम टच करते हैं तब वो अपने लीव्स क्लोज कर देता है. दिस इज द रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिमोसा प्लांट. Look at this picture. You can clearly observe when we touch a leaves of mimosa plant, it closes its leaves slowly. A creeper planted in courtyard leans towards the support. जो भी creeper है वो सपोर्ट की तरफ बढ़ता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देता है. अब ये सपोर्ट की तरफ बढ़ना, इट इज अ रेस्पॉन्स गिवन टुवर्ड्स द स्टिमुलस. व्हाट इज द स्टिमुलस देयर? द सपोर्ट इज अ स्टिमुलस. अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट. हम सनलाइट आना, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी खिड़की पर प्लांट्स रखते हैं और प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो खिड़की के बाहर होता है. खिड़की के बाहर होने की वजह क्या होता है कि प्लांट्स को जो ज़रूरी चीज़ है सनलाइट, और सनलाइट की ओर वो बढ़ता है, ना कि घर के अंदर बढ़ता है. दैट मीन्स अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन द विंडो ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट and it is the response given to the sunlight. यहाँ पर दिखाई देगा कि क्रीपर किस तरह से सपोर्ट के सहारे आगे बढ़ता है. पॉटेड प्लांट प्लेस इन द विंडो ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट. It means that plants too shows movement. The living things move of their ओन अकॉर्ड. लिविंग थिंग्स खुद होके मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट्स विच शोज द मूवमेंट, एंड इट्स मूवमेंट इज जस्ट लाइक ए क्रीपर और अ पॉटेड प्लांट प्लेस इन द विंडो. दैट मीन्स
द प्लांट्स टू शोज द मूवमेंट। प्लांट के अंदर भी मूवमेंट होता है जो कि उसकी सराउंडिंग के स्टिमुलस में रेस्पॉन्स जब वो प्लांट देता है तब उसके अंदर वो मूवमेंट हमें नज़र आती है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? मेन डिफरेंस यही है, अपने अंदर जो भी मूवमेंट प्लांट्स करते हैं वो खुद होके नहीं कर सकते। इट इज़ अ रेस्पॉन्स गिवन बाय द स्टिमुलस। एंड एनिमल्स के अंदर वो मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है वो खुद होके कर सकते हैं। यानी मेरे मन में आ गया, मैं भी एक लिविंग थिंग हूँ, मेरे मन में आ गया वो चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ से उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ। लेकिन प्लांट वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आज जाके राजस्थान में, कल जाके महाराष्ट्र में, इस तरह का मूवमेंट वो प्लांट नहीं कर सकते। जहाँ पर उसकी ग्रोथ डिसाइड है वहीं पर वो ग्रोथ करेगा। जिस तरह का एनिमल्स मूवमेंट करते हैं उस तरह का प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर सकते। सो अप टू दिस वीडियो वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, growth, the food necessary for the growth, excretion and respiration. And also we have seen the responsiveness to stimuli and movement. Have a nice day.